हम्म। नमस्कार दरअसल इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? एक बार मुझे बताएं, आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? वीडियो प्रॉपर चल रहा है? क्यों भाई, आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? वीडियो प्रॉपर चल रहा है? चले, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की कला को लेकर के, और हड़प्पा सभ्यता की कला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में जो कुछ बात किया हुआ था उसमें कुछ मन का निर्माण से संबंधित बातें थी। न सिर्फ मन का निर्माण बल्कि इसी कड़ी में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है शंख और सीप उद्योग को लेकर के। एक छोटा सा प्रश्न, चाहे वह चनहुदड़ों को लेकर के पूछ लिया जाए या फिर बालाकोट को लेकर के पूछ लिया जाए, सिंपल सा प्रश्न कई बार हालांकि पूछा हुआ। इस पे हमने बात किया था। इसी कड़ी में हम लोगों ने यह भी स्पष्ट किया हुआ था कि एक दो पॉइंट और भी है हड़प्पा सभ्यता की कला के अंतर्गत। अगर उन बातों को हम लोग तैयार कर लेते हैं उसके बाद सारी की सारी बातें हमारे बिल्कुल फिनिश मोड में रहेंगी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की कला के संदर्भ में हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वस्त्र और परिधान की बात करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों की जानकारी होनी चाहिए। वस्त्र एवं परिधान, आभूषण के संदर्भ में हमने बात कर लिया हुआ था किस प्रकार के आभूषण उनके समय काल में देखने को हमें मिल रहे हैं। वस्त्र और परिधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पहले निकल करके आती है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो वस्त्र उद्योग था, वस्त्र निर्माण संबंधी गतिविधि, वह कौन सी थी? तो आप सबको निश्चित रूप से यह स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो औद्योगिक कार्य था इनका, वह वस्त्र निर्माण था, वस्त्र उद्योग था। सबसे महत्वपूर्ण यह जो परिधान संबंधी औद्योगिक कार्य है, वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है उनका। और वस्त्र उद्योग की जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रश्न और निकल करके आता है कि वह लोग कौन से प्रकार के कपड़ों का पहनावा किया करते थे। तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र उनके पहनावे के रूप में देखने को मिलते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? क्यों भाई, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र ये लोग पहना करते थे। जब सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे, जो वस्त्र निर्माण से जुड़े हुए कारीगर थे, वो सारे के सारे लोग वस्त्रों की कढ़ाई बुनाई या यूं कह ले रंगाई आदि प्रविधियों से, गतिविधियों से ये सारे लोग परिचित हुआ करते थे। क्यों भाई, ये लोग परिचित हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वस्त्र निर्माण में हमने देखा कि सबसे प्रमुख उद्योग इनका क्या था, तो सबसे प्रमुख उद्योग जो था वह वस्त्र उद्योग है। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र ये लोग प्रयोग में लाते थे। न सिर्फ सूती और ऊनी वस्त्र प्रयोग में लाते थे बल्कि इसके साथ साथ वस्त्रों के कताई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, फिर रंगाई हो गया, अलग अलग रंग में रंगना, इन सारी विधियों से परिचित थे। जब वस्त्र निर्माण की बात आ गई तो अपने आप से एक प्रश्न निकल करके आना चाहिए दिमाग में, वो ये कि ये लोग वस्त्र का निर्माण कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र का निर्माण कैसे करते थे? तो क्या वस्त्र उद्योग में जो कपड़ों का निर्माण हो रहा है, वो कपड़ों का निर्माण क्या चरखा का प्रयोग करके हो रहा है क्या,
बहुत दावे से इस बात को अभी नहीं कहा जा सकता है। बहुत दावे से इस बात को नहीं कहा जा सकता है। बावजूद इसके तमाम सारे विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है, इस बात को संभावना के रूप में प्रकट किया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में चरखे का प्रयोग किया करते थे। बात स्पष्ट हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में चरखे का प्रयोग किया करते थे। अब जब चरखे का प्रयोग हो रहा है, वस्त्र निर्माण हो रहा है, तो अपने आप से एक मुद्दा और निकल करके आता है कि किस प्रकार के सामान्य जो परिधान इनके होते थे, सामान्य परिधान जो होते थे वह किस प्रकार के होते थे। पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, जैसे वर्तमान में हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो वर्तमान में हम लोग जैसे पैंट शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट जींस पहनते हैं। इस प्रकार से जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके अपने पहनावे होते हैं, अर्थात पहनावा बदला हुआ है। पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए अलग होता है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं? क्या हड़प्पा सभ्यता में भी पुरुषों के लिए अलग पहनावा होता था और महिलाओं के लिए अलग पहनावा होता था? तो यह बात निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि परिधान में पुरुषों के लिए अलग परिधान होते थे और जो महिलाएं होती थीं वह अलग प्रकार के वस्त्र पहना करती थीं। महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र पहना करती थीं? तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि महिलाएं जो है लहंगा पहना करती थीं। किस प्रकार के कपड़े? तो लहंगा, छोटे लहंगा जो कि घुटनों तक आता था, वो छोटे लहंगे इनके पहनावे में शामिल था। जबकि पुरुष जो थे वो शॉल का निश्चित रूप से एक संपन्नता का प्रतीक हुआ करता था। शॉल याद रखिएगा, शॉल ठीक वैसे जैसे हमने मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित वाली आकृति देखी है ना, तो पुरोहित वाली जो आकृति है उसमें हमने शॉल देखा हुआ है, वह लहरदार शॉल बनाया गया है। क्यों भाई, समझ में आ रही है बात? नहीं, शॉल कहां पे? तो हमने जो पुरोहित वाली मूर्ति देखी है, तो पुरोहित वाली मूर्ति में हमने शॉल देखा हुआ है पहने हुए। और शॉल तो ये ऊपर हो गया, और नीचे की बात किया जाए तो धोती और शॉल का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता था। बात स्पष्ट होगी आशा करता हूं। चले, ये तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ वस्त्र और परिधान के संदर्भ में सामान्य सी जानकारी है, जो कुछ पुरातात्विक या साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से इमेजिन करके तमाम सारे विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की है। उसके आधार पे ये तमाम सारी बातें निकल करके आ रही हैं। अब प्रश्न यह भी बनता है, क्या वस्त्रों से संबंधित कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं? क्या वस्त्रों से संबंधित कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं क्या? तो हां, निश्चित रूप से वस्त्रों से संबंधित कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मेसोपोटामिया की, वस्त्रों से संबंधित कुछ साक्ष्य वस्त्रों से संबंधित कुछ साक्ष्य मेसोपोटामिया की अगर बात किया जाए तो मेसोपोटामिया से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहा है, तत्कालीन समय काल का साहित्यिक साक्ष्य भी मिल रहा है। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में मेलुहा से आयातित, किससे? मेलुहा का मतलब क्या है? पहले भी कई बार हमने बात किया हुआ है। मेलुहा का मतलब हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा से आयातित सूती कपड़े की जानकारी मिलती है। अर्थात मेलुहा से, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से सूती कपड़ा आयात किया जाता था। कहां पर? मेसोपोटामियाई क्षेत्र में किसी समय काल में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय काल में मेसोपोटामिया में मेलुहा से
सूती कपड़े का आयात किया जाता था। क्लियर है? ये कुछ तथ्य निकल करके आते हैं, ये कुछ तथ्य निकल करके आते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिल रहा है। मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा से कुछ साक्ष्य मिल रहा है। कालीबंगा के अलावा लोथल से कुछ साक्ष्य मिल रहा है। ये सब जो साक्ष्य मिल रहे हैं कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लोथल के अलावा और कहां से साक्ष्य मिल रहा है? हड़प्पा से साक्ष्य मिल रहा है आदि। देखते हैं बारी बारी से। मोहनजोदड़ो से दो खास साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। मोहनजोदड़ो से दो खास साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। एक चांदी का बना हुआ जार है, चांदी का बना एक जार है, और उस जार पर सूती कपड़े की छाप दिखाई पड़ती है। सूती कपड़े की छाप की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही मछली पकड़ने का एक कांटा प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का एक कांटा प्राप्त हुआ है। एक कांटा, ये जो कांटा है वह धागे में लिपटा हुआ है, सूती धागे में लिपटा हुआ है, धागे में लिपटा हुआ है। क्लियर है? लिपटा हुआ। क्यों भाई? ये तमाम सारे जो कुछ साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं आपकी कॉपी में रफ वर्क निश्चित रूप से होते रहना चाहिए। क्लियर है बात? क्यों भाई? धागे में लिपटा हुआ। चले इसी प्रकार से आगे बढ़े। लोथल से कुछ साक्ष्य मिल रहा है, कालीबंगा से कुछ साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिल रहा है? एक अस्तूरा प्राप्त हुआ है। अस्तूरा मतलब चाकू। अस्तूरा, एक अस्तूरा जो कि सूती कपड़े में लिपटा हुआ है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ, लिपटा हुआ, सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक अस्तूरा कहां से प्राप्त हो रहा है? तो आप कहेंगे सूती कपड़े में लिपटा हुआ अस्तूरा प्राप्त हो रहा है। कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। यह जो अस्तूरा है यह किस चीज का बना हुआ है? पत्थर का नहीं है, बल्कि यह तांबे का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ है। ठीक है? चले, लोथल से क्या मिल रहा है? लोथल से, तो लोथल से एक मुहर प्राप्त हो रहा है। लोथल से एक मुहर की प्राप्ति हो रही है, और वो जो मुहर है उस पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। एक मुहर जिस पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। कहां से? लोथल से। इसी प्रकार हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा से एक मृदभांड प्राप्त हो रहा है। मृदभांड, और मृदभांड में मिट्टी का बर्तन जिसमें एक टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थानों से कुछ न कुछ ऐसे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सूती और ऊनी, विशेष रूप से सूती कपड़ों की जानकारी लोगों को प्राप्त थी। मोहनजोदड़ो से एक दुर्लभ साक्ष्य प्राप्त हो रहा है जो कि विश्व भर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विश्व भर में प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। क्या? मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता कालीन रंगीन कलरफुल रंगीन कपड़े की जानकारी प्राप्त हो रही है।
कपड़े की जानकारी, और ये जो कलरफुल कपड़े की जानकारी, सूती कपड़ा की जानकारी प्राप्त हो रही है, पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व जगत में जो शुरुआती कलरफुल कपड़ों के साक्ष्य मिल रहे हैं, उनमें से एक मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात कलरफुल कपड़े का पूरी दुनिया में प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होगी। क्यों भाई, आगे बढ़ जाए। जब हम लोग बात करते हैं कपड़े परिधान की बात हो रही है, तो परिधान में ही एक चीज और निकल करके आ जाता है, वो ये कुछ सौंदर्य से संबंधित बातें, सौंदर्य से संबंधित कुछ बातें देखने को मिलती है। और विशेष रूप से सौंदर्य के अंतर्गत कुछ काम की बातें, जैसे एक मुद्दा निकलता है केश विन्यास को लेकर के। केश विन्यास, हड़प्पा सभ्यता में पुरुष या महिलाओं से संबंधित जो कुछ आकृतिक साक्ष्य मिल रहे हैं, उनमें एक खास बात देखने को मिलती है। केश सज्जा को लेकर के ये लोग ज्यादा सजग होते हैं। अर्थात केश विन्यास मतलब बाल का अच्छे तरीके से बनाया। हड़प्पा सभ्यता में तमाम ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिससे इस बात की जानकारी हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता में आकर्षक केश विन्यास को लेकर के लोग बहुत ज्यादा सजग हुआ करते थे। आकर्षक केश विन्यास के प्रति बाल को लेकर के ये लोग ज्यादा सजग होते। ये लोग सौंदर्य प्रसाधन के विविध वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जब हम लोग विभिन्न स्थलों से संबंधित क्या क्या साक्ष्य मिल रहे हैं इस पे बात करेंगे, तो तमाम सारे ऐसे साक्ष्य भी अलग से देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक कॉमन सी कुछ बातें, जब हम लोग परिधान की बात करते हैं तो परिधान के अंतर्गत ही न सिर्फ कपड़े ठीक ठाक से लोग पहन रहे हैं, कपड़ों के साथ साथ चेहरे और बाल पे भी विशेष रूप से ध्यान इनका जा रहा है। अर्थात न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में जैसे हमने देखा था कि हड़प्पावासी स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होते थे, न सिर्फ नगर योजना के अंतर्गत बल्कि अपने पहनावे में भी, और लुक जो होता है वह आकर्षक दिखाई दे, इसके प्रति भी ये लोग बहुत ज्यादा सजग हुआ करते थे। और इसी कड़ी में ये लोग कुछ वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पुरुष जो है वह शेविंग वगैरह कर रहे हैं तो अस्तूरा का प्रयोग निश्चित रूप से किया जा रहा होगा। महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी हैं तो श्रृंगार दान का निश्चित रूप से प्रयोग किया जा रहा होगा। न सिर्फ श्रृंगार दान बल्कि इसके अलावा भी कुछ चीजें प्रयोग में लाई जा सकती हैं। जैसे अगर देखें तो तांबा और कांसा का दर्पण, तांबा और कांसा का दर्पण की प्राप्ति हो रही है, जो कि तांबा का बना हुआ भी है और कांसे का बना हुआ भी है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सौंदर्य प्रेमी तत्कालीन समाज के जो लोग थे उनसे जुड़ी हुई कुछ कॉमन सी बातें हैं। कौन सी जगह से कौन सी वस्तु प्राप्त हो रही है अभी उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चले कुछ बातें हम लोग करते हैं। कुछ बातें जो कि निकल करके आती हैं हड़प्पा सभ्यता में युद्धास्त्र को लेकर के। युद्धास्त्र बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण यह एक अवयव निकल करके आता है हड़प्पा सभ्यता में। तमाम सारे लोग
विद्वान ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हो रहा है, पतन हो रहा है, कुछ ही ऐसे विद्वान हैं जो कि यह कहते हैं कि आक्रमण हुआ, जबकि अधिकांश लोग हैं वो यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने में, पतन होने में किसी बाह्य आक्रमण की कोई भूमिका नहीं। जब हम लोग अंतिम टॉपिक पतन पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में देखेंगे, फिलहाल शॉर्ट में बात को समझे। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हो रहा है वह अकस्मात न होकर के एक क्रमिक प्रक्रियागत विधि के रूप में समझा जाना चाहिए। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का पतन अनायास ही नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। किसी भी समाज के जीवंत रहने के लिए जिन आधारभूत बातों की, तत्वों की, वस्तुओं की, परिस्थितियों की आवश्यकताएं होती हैं, जब उनमें कुछ हेर फेर होना शुरू हुआ, जब उनके तालमेल में गड़बड़ी उत्पन्न हुई, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। अर्थात जो एक संतुलन होना चाहिए था, वह संतुलन जब तक बना रहा तब तक हड़प्पा सभ्यता जीवंत थी, और जब वह संतुलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन को अनायास ही एक झटके में कुछ लोग बाहर आए, अगर बाह्य आक्रमण के संदर्भ में देखा समझा जाए तो ऐसा मानना बहुत उचित नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि यह बात जरूर कहते हैं, और उनमें आर्यों के आक्रमण को एक प्रमुख कारक के रूप में देखा समझा जाता है। लेकिन अधिकांश लोग हैं जो कि यह कहते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो रहा है वह किसी आक्रमण का परिणाम नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अधिकांश विद्वान यह मान रहे हैं कि पतन जो है वह स्वाभाविक था, बाह्य आक्रमण का कारक नहीं था। ऐसे में एक तथ्य निकल कर के आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों से कुछ ऐसे कला संबंधी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं क्या, कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं क्या, जो कि युद्ध अस्त्र के रूप में जानी समझी जाती हैं। अब युद्ध अस्त्र के रूप में क्या हो सकता है? तो भाई युद्धास्त्र के रूप में भाला हो सकता है, तीर धनुष हो सकता है, तलवारें हो सकती हैं। क्यों? तत्कालीन समय की अगर बात किया जाए क्या हो सकता है? यही सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार के युद्ध अस्त्र पाए जा रहे हैं? क्या हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल से ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है क्या? कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं क्या जो यह प्रदर्शित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अचानक ही किसी बाह्य आक्रमण की वजह से पतन हो गया? उत्तर है नहीं। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी बाह्य आक्रमण या अचानक हमले के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। अर्थात समझिएगा, इस बात को कॉन्सेप्ट है, समझने की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्चर रहे हैं डॉक्टर केनोयर, डॉक्टर केनोयर। इन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि हड़प्पा सभ्यता जो कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से जीवंत होती है और लगभग 1900 ईसा पूर्व तक इसकी जीवंतता बनी रहती है। अर्थात लगभग 700 वर्ष तक हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। डॉक्टर केन्योर साहब कह रहे हैं लगभग 700 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में बनी रही, और लगभग 700 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता जो अपने अस्तित्व में बनी रही, तो इस दौरान कभी भी हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा है जो कि यह प्रदर्शित करता हो कि बाह्य आक्रमण हुआ था।
या अचानक से सामूहिक हमला हुआ था, सामूहिक हमला, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से। सामूहिक हमले की या अचानक से किसी बाह्य आक्रमण की जानकारी नहीं मिल रही है। क्यों भाई? ठीक है, तो जब जानकारी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी हमला नहीं हुआ। बावजूद इसके कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र तो मिल ही रहे हैं, कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र निश्चित रूप से मिल रहे हैं। अब वो कौन से मिल रहे हैं, अभी उस पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाह्य आक्रमण की जानकारी नहीं मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे थे? तो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो परिचय है वो ये कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आमतौर पे शांति प्रिय हुआ करते थे, शांति से रहने वाले लोग हुआ करते थे। जब कल की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, तो राजनीतिक स्थिति में हम लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी। अधिकांश ऐसे विद्वान हैं जो कि इस बात को कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासन के शीर्षस्थ पदों पर वणिक वर्ग के लोग विराजमान थे, अर्थात वैश्य वर्ग से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित लोगों का शासन था हड़प्पा सभ्यता में। आप इस बात को जानते हैं कि अगर वैश्य वर्ग का शासन मान लिया जाए, अर्थात व्यापारियों का शासन मान लिया जाए, तो शांति व्यवस्था होगी, तभी व्यापार कार्य अच्छे से चलेंगे, संपन्नता बनी रहेगी और लोग शासनरत रहेंगे। लेकिन यह कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता में वैश्य वर्ग का शासन था। सारे के सारे विद्वान ऐसी बात नहीं कहते हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि वैश्यों का शासन था, व्यापारियों का शासन था, तो निश्चित रूप से व्यापारी जो लोग होते हैं वह शांति का माहौल ही चाहते हैं, क्योंकि शांति के माहौल में ही व्यापार कार्य सुगमता से संचालित हो सकते हैं। अगर मान लें कि वैश्यों का शासन था, व्यापारियों का शासन था, तो इस बात को मानने में कोई समस्या नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे और अपने व्यापार कार्य में लगे हुए थे, और जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता में इतनी पर्याप्त संपन्नता देखने को मिलती है, जो कि तत्कालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा सभ्यता को विलक्षण बनाती है। निष्कर्ष के रूप में एक बात निकल करके आती है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसा युद्ध अस्त्र प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन इस प्रकार का नहीं मिलता है जिससे यह कहा जाए कि या तो हड़प्पा सभ्यता पर किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों का हमला हुआ, आक्रमण हुआ, इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। या ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दूर दराज के क्षेत्रों में किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के हमला किया करते थे, ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वास्तव में शांति प्रिय प्रकार के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। केन्योर ने बिल्कुल स्पष्ट किया अपने रिसर्च के आधार पे कि बाह्य आक्रमण की जानकारी नहीं मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार के युद्ध अस्त्र नहीं मिल रहे हैं, ये लोग शुद्ध रूप से शांति प्रिय लोग थे। बावजूद इसके ये लोग अपनी, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हुआ करते थे, सुरक्षा के प्रति सजग रहते थे, के प्रति सजग रहते थे। शांतिप्रिय लोग हैं और सुरक्षा के प्रति सजग लोग हैं, और सुरक्षा के प्रति सजग है, इसी वजह से आपको इस बात की जानकारी है
कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से सुरक्षा दीवार के साक्ष्य मिल रहे हैं, सुरक्षा दीवार के साक्ष्य मिल रहे हैं। ये जो सुरक्षा दीवार है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने स्थलों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार लोग थे। ये लोग अपने नगरों की सुरक्षा के लिए सचेत लोग थे और यही कारण था कि ये लोग सुरक्षा दीवार बनाया करते थे। किस उद्देश्य से? अपने नगरों की सुरक्षा के लिए। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से इस प्रकार का युद्धास्त्र नहीं मिल रहा है जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे। और इस प्रकार के युद्ध अस्त्र का न मिलना तत्कालीन समय में बहुत बड़ी बात थी। एक कभी भी आगामी परीक्षा में आपके कभी भी अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं सही है, गलत है, कौन सा असत्य है या सत्य है, इस प्रकार में हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, बात सही है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से युद्ध अस्त्र नहीं प्राप्त हो रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, शांतिप्रिय है और इस प्रकार के युद्धास्त्र भी नहीं मिल रहे हैं। बावजूद इसके युद्ध अस्त्र का होना अलग बात है, लेकिन अगर युद्ध अस्त्र के अलावा भी किन्हीं अस्त्रों का प्रयोग किन्हीं दूसरे काम के लिए तो किया जा सकता है ना। अगर खाना वाना बन रहा होगा तो चाकू छुरी का प्रयोग तो किया जा सकता है ना। अगर शिकार करना है तो तीर धनुष का प्रयोग तो किया जा सकता है ना। अब शिकार हुआ तो बड़ी बड़ी तलवार न होकर के छोटे छोटे कटार तो हो सकते हैं ना, खड्ग तो हो सकते हैं ना शिकार को काटने के लिए। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ युद्ध अस्त्र प्राप्त हो रहे हैं वह किसी हिंसा को प्रदर्शित करने वाले युद्ध अस्त्र नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ अस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, युद्धास्त्र नहीं अस्त्र, जो भी कुछ प्राप्त हो रहे हैं वह किसी हिंसा को प्रदर्शित करने वाले, किसी हमले की तैयारी करने के उद्देश्य से वह बनाए गए अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे, बल्कि अपने दैनिक जीवन के संचालन के लिए उन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। बात स्पष्ट है, फिर से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, एक बात, शांतिप्रिय थे। ये लोग यहां से हड़प्पा सभ्यता से युद्धास्त्र की प्राप्ति नहीं होती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्राप्ति नहीं होती है। बावजूद इसके तीसरी बात कि अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हुए हैं। और ये जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं यह मुख्यतः किस लिए? यह मुख्यतः हिंसा के लिए नहीं, हिंसा का मतलब आक्रमण, हिंसा के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? अपने दैनिक जीवन के संचालन के लिए। दैनिक जीवन के संचालन का मतलब क्या है? भोजन के लिए, शिकार के लिए प्राप्त हो रहे हैं, शिकार आदि के लिए प्राप्त हो रहे हैं। शिकार भी करना हिंसा ही है, लेकिन वो अपने पेट भरने के लिए किया जा रहा है। इसका आशय अलग था, इसका आशय अलग है, दोनों में अंतर है, समझिएगा। अब प्रश्न फिर बन रहा है कि ये जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं उनमें किस किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं? बात स्पष्ट है, एक बार बताएंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अस्त्र शस्त्र में क्या प्राप्त हो रहा है? छोटे भाले प्राप्त हो रहे हैं। भाला अगर किसी मानवीय समुदाय के ऊपर आक्रमण करना होता तो बड़े बड़े भाले होते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, भाला मिल रहा है,
छोटे भाले मिल रहे हैं, ठीक है, तांबे के बने हुए छोटे भाले। इसके अलावा खड्ग, खड्ग मतलब कटार, तलवार नहीं है, तलवार और चाकू के बीच का, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिल रहा है, चाकू मिल रहा है, अस्तूरा मतलब अस्तूरा मिल रहा है। फिर ये जो तीर होता है ना, तीर लंबी सी होती है, तीर के आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है ना, तीर का अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, ये वाला, ये जो तीर होता है ना, तीर का अगला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं बाणाग्र, 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 बाण का अगला हिस्सा। तीर धनुष मिल रहा है, तीर धनुष की प्राप्ति हो रही है। तीर धनुष के अलावा और क्या, ये छोटे छोटे गदा, लेकिन पूरा गदा नहीं मिल रहा है, अवशेष के रूप में गदा शीर्ष प्राप्त हो रहा है, गदा शीर्ष। ये कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं जो कि निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि शिकार आदि के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता रहा होगा, न कि यह जो भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही है यह किसी हमले के लिए हड़प्पा सभ्यता में बनाई जाती थी। इनका प्रयोजन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा आस पड़ोस के किसी दूसरे क्षेत्र पर हमला करने के लिए इनका प्रयोग या निर्माण नहीं किया जाता था। क्लियर है बात? तो ये कुछ बातें रही हड़प्पा सभ्यता की कला से ही संबंधित, ये तमाम सारी बातें बस ध्यान में थोड़ा सा कर लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि लगातार यहां से प्रश्न आता हो, लेकिन कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की कला से संबंधित सारी बातें फिनिश हो गई हैं। अब जो कल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कल पूरी एक क्लास, थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, और हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी, पक्के से दावे से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो कुछ अनुमान विद्वानों ने लगाए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, ऐसी रही होगी, उस पे हम लोग एक डिटेल जानकारी हासिल करेंगे कल की क्लास में। 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास की वो क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। तो बस अभी तक आज जितना हमने कर लिया है, आपकी यह जिम्मेदारी है कि पहले उन सारी चीजों को खूब अच्छे तरीके से तैयार कर ले जाए। कल पूरा राजनीतिक स्थिति व्यवस्था को हम लोग एक क्लास करके खत्म करेंगे, उसके बाद सामाजिक स्थिति पे ऐसे ही एक क्लास होगी, उसी कड़ी में फिर धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, फिर पतन के कारण पे हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है, कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर।